तो हेलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड 2023 का जो पेपर था यूपी बोर्ड का सोशल साइंस का, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे। हो सकता है कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस 2024 में भी रिपीट हो, तो इसलिए चलिए उनके आंसर्स को देखते हैं कि उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे अटेम्प्ट करने, किस तरीके से उनका अप्रोच रखनी है आंसर्स की। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल्स। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रेरित किया, इसे उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। अब पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको पता है ना, यानी वैश्वीकरण क्या होता है। पूरा चैप्टर इसके बारे में था, ग्लोबलाइजेशन कि कैसे ट्रेड और कंट्री के अंदर ट्रेड जो जो भी होता है वो कैसे बढ़ा, किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ उसका ट्रेड का, उस तरीके उससे उससे कंट्री की इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ा, कैसे ट्रेड कल्चर बढ़ा। तो ठीक है, तो वो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण होता है। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को टेक्नोलॉजी ने कैसे अफेक्ट किया और उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना है। तो आंसर देखते हैं। Rapid improvement in technology has been a major factor that has stimulated the globalization process। ठीक है, पहली बात देखिए कि जो इम्प्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, उसने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बहुत स्टिमुलेट किया। प्रौद्योगिकी ने तीव्र सुधार एक प्रमुख कारक रहा है जिसने वैश्वीकरण प्रक्रिया को प्रेरित किया। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जाम्पल लें, इन द पास्ट 50 ईयर्स में, 50 सालों में, there have been several improvements in transportation technology, है ना। ट्रांसपोर्टेशन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे अगर हम ग्लोबलाइजेशन चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी थी। जैसे शिप्स आ गए थे, जो शिप्स थे उनमें रेफ्रिजरेशन टेक्निक आ गई थी। जो वहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया था मीट का, है ना। पहले जो मीट हुआ करता था वो भेजा जाता था, तो कई सारे जो जानवर भेजे जाते थे मीट के लिए एक देश से दूसरे देश। तो उसमें जानवर बीमार हो जाते थे, मर जाते थे, मीट सड़ जाता था, है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, जो शिप्स हैं, शिप्स के अंदर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज लगा दिए गए, वातानुकूलित लगा दिए गए। तो उससे क्या होने लगा, अब वो जो जानवर जाते थे, जानवर कट होके बचर जो होते थे वो उनको काटते थे और जो मीट होता था वो डायरेक्टली भेज दिया जाता था रेफ्रिजरेटर में रख के एक शिप के थ्रू। तो ये जो था एक एग्जांपल था ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी, और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो डिलीवरी है गुड्स का, सामान की जो डिलीवरी है वो फास्ट हो गई लॉन्ग डिस्टेंस तक, और लोअर कॉस्ट पे हो जाती है, बहुत कम कॉस्ट पर डिलीवरी हो सकती है। दूसरा अगर एग्जांपल देखेंगे, अगर आज की बात करें, रिसेंट टाइम्स की बात करें, टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें, ठीक है, दूरसंचार, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। टेलीकम्युनिकेशंस फैसिलिटीज आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। तो हम आज इंटरनेट, कंप्यूटर्स और टेलीकम्युनिकेशंस के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले इंफॉर्मेशन कंट्री टू कंट्री एक कोई पर्टिकुलर पर्सन होता था वो लेकर जाता था। अगर कोई कंट्री का कल्चर है या कंट्री में कोई बात लिखी हुई है, उस बात को लेकर वो कंट्री टू कंट्री जाता था, ट्रैवल करता था थ्रू द सिल्क रूट। जैसे आपको पता हुआ सिल्क रूट्स क्या होते हैं, बहुत सारे रास्ते थे जिनसे एक देश से दूसरे देश जाया जाता था, उसके जरिए से जाते थे, पहुंचती थी बात। लेकिन आज के टाइम पर अगर हमारे पास इंटरनेट है, कंप्यूटर्स है, टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था है, तो उससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन को, वर्ल्ड की किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं अपने घर बैठे, अपने हाथ से। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ। कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। कंप्यूटर जो है अब लगभग हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। थ्रू इंटरनेट वी कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग वी वांट टू नो। इंटरनेट also allows us to send instant electronic mail and talk across the world at nominal cost। तो इन कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का यूज करके हम कहीं भी मेल भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं किसी को भी, है ना। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत पर आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उससे क्या प्रभाव पड़ा इंडिया पे।
देखो, द ग्रेट डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो ट्रेड पे पड़ा, ठीक है, ट्रेड यानी व्यापार पे। भारत का जो व्यापार था वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया था। इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स नियरली हाफ्ड बिटवीन 1928 एंड 1934। 1928 से 1934 के बीच भारत का निर्यात और आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लगभग आधा हो गया, कोलैप्स कर गया। जैसे ही अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई, एज इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश्ड, प्राइसेस इन इंडिया आल्सो प्लंज, ठीक है, भारत की कीमतें भी गिर गई। भारत में जो कीमतें थी सब चीजों की वो गिर गई। बिटवीन 1928 एंड 1934 व्हीट प्राइसेस इन इंडिया फेल बाय 50%। और इंडिया में जो व्हीट प्राइसेस थी, सबसे ज्यादा इफेक्ट यही है, एग्रीकल्चर इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ा। व्हीट प्राइसेस इंडिया में 50% से गिर गई। पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर्स। और जो पीजेंट्स और फार्मर्स थे, यानी किसान थे, हमारे किसानों और जो भी फार्मर्स थे, किसानों को शहरी निवासियों की तुलना में अधिक नुकसान हुआ। शहरी निवासियों को इतना नुकसान ना होकर किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर पर ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। हालांकि कृषि की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व मांगों को कम करने से इनकार कर दिया और विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अवसाद के ये गंभीर साबित हुआ। क्या हुआ? डिप्रेशन प्रूव लेस ग्रेम फॉर अर्बन इंडिया। अर्बन जो शहरी लोग थे उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो किसान थे, पीजेंट्स थे, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। दोज विद फिक्स्ड इनकम सच एज अर्बन लैंड ओनर, जो भी अर्बन लैंड ओनर्स थे उनकी फिक्स्ड इनकम थी, रेंट मिलता था उनको, तो मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉइज थे, उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, उनके लिए कम गंभीर था, ठीक है। तो ये अफेक्ट था इकोनॉमिक डिप्रेशन का। नेक्स्ट आते हैं, डिस्कस एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट आपको पता होगा क्या होती है, संघीय सरकार। इसमें क्या होता है, कई सारे लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो उसकी विशेषताएं यानी आपको कैरेक्टर्स बताने हैं, ठीक है। पहला कैरेक्टर देखते हैं, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अलग अलग लेवल्स में डिवाइड होती है गवर्नमेंट, है ना, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर। जैसे फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है। जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, सरकार की प्रणाली है जिसमें सरकारी शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और इसकी विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित कर दिया जाता है। इसके जो अलग अलग यूनिट्स बना दिए जाते हैं गवर्नमेंट की। खाली एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट थोड़ी काम करती है, ऊपर बैठ के सिर्फ वही गवर्नमेंट काम कर रही है। उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट जाओगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके अंदर और भी बहुत सारे फॉर्म्स अलग अलग आ जाते हैं, पंचायत कह लो, ठीक है, अलग अलग आ जाता है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स, और यूजुअली अगर बात करें फेडरेशन के 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक होती है जो पूरे कंट्री के लिए होती है, एंड द अदर गवर्नमेंट्स एट द स्टेट और प्रोविंशियल लेवल। बाकी क्या होती है, प्रांतीय स्तर पर होती है, और पहली वाली सरकार जो होती है वो पूरे देश के लिए होती है, ठीक है। दूसरा आता है, फेडरलिज्म में हमें सेम सिटीजन सेपरेट जुरिडिक्शन क्या मिलता है, समान नागरिक पृथक क्षेत्राधिकार। सरकार के विभिन्न स्तर समान नागरिकों पर शासन करते हैं। अलग अलग जो जैसे अगर हम बात करें, सेंट्रल कह लो या स्टेट कह लो या पंचायत कह लो, अलग अलग जो भी स्टेट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे वो एक ही टाइप के आदमी के सब। अगर हम अपनी बात करें, आप अपनी बात करो, आप पे सारे जो गवर्नमेंट है वो आप पे अधिकार रखेंगी, आपको जो भी वो रूल बनाएंगे आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। परंतु विधि, कराधान तथा प्रशासन के विशिष्ट मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना क्षेत्राधिकार होता है। लेकिन क्या होता है, जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग गवर्नमेंट है, उनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, उनका मैटर्स पे अलग अलग काम होते हैं। जैसे लेजिस्लेशन का अलग काम होगा, उसके लिए अलग गवर्नमेंटल पावर्स होंगी। टैक्सेशन के लिए अलग लोग बैठे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग लोग बैठे होंगे, पुलिस व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, देश का संचालन कैसे करना उसके लिए अलग होंगे, ठीक है। लेकिन सारे मिलकर क्या किसके लिए काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, है ना। सुपीरियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को सुपीरियर माना जाता है, यानी संविधान की श्रेष्ठता होती है हमारे फेडरल गवर्नमेंट में। द jurisdiction of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of the government are constitutionally safeguard। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से इनको सेफगार्ड किया जाता है। संविधान में सरकार के संबंधित स्तरों या स्तरों के अधिकार क्षेत्र निर्दिष्ट होते हैं, इसलिए सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार को संवैधानिक रूप से संरक्षित किया जाता है। जो भी रूल्स और लॉज बने हैं वो संविधान में संरक्षित हैं, संविधान के थ्रू चलते हैं, ठीक है। और सुपीरियरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन को, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। चौथा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, दृढ़
दृढ़ संविधान, ठीक है, दृढ़ता होती है संविधान में। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी लिटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि एक लेवल गवर्नमेंट की जो है, एक स्तर जो है सरकार का, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगी, ऐसा नहीं होगा। ये जो चेंजेस हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो कंसेंट चाहिए होगा सारी लेवल्स, जितने भी लेवल्स होंगे गवर्नमेंट के, बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनका कंसेंट, उनकी परमिशन चाहिए होगी, ठीक है, उनकी अनुमति से होगा, सबके वोट से होगा, ठीक है। और वो देखा भी जाएगा कि पर्टिकुलर लोगों, जो लोग हैं हमारी जनता, उसके लिए ठीक है या नहीं है, वो सब देख परख के होता है। तो ये कैरेक्टर से फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आगे बढ़ते हैं, लिखा है वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल यानी सत्ता की साझेदारी क्यों वांछनीय है, ठीक है, क्यों जरूरी है, ठीक क्यों है, इतना ठीक क्यों मानी जाती है। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी बिकॉज, रीजन क्या है, जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है वांछनीय क्यों है, क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो यह सामाजिक समूह के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करता है, क्योंकि सामाजिक संघर्ष अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनते हैं। क्या होता है, अगर पावर शेयर्ड होगी सबके बीच में तो क्या होगा, सोशल ग्रुप, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं अलग अलग, ठीक है, हमारे देश में अलग अलग कास्ट ग्रुप्स हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि सोशल ग्रुप के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब संघर्ष होता है, तो उससे वायलेंस होता है, लड़ाई दंगा होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आती है, ठीक है, पॉलिटिकली। जैसे कि आप अगर अपने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में देखोगे तो बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल दिया जाता है। बेल्जियम में वो चीज़ नहीं हुई, बल्कि श्रीलंका में जब उन्होंने पावर शेयर नहीं करी तो लड़ाई हुई, पूरा गृह युद्ध हुआ, है ना। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं, बेल्जियम के मॉडल में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम ने पावर शेयर करी, अपने जितने भी कास्ट ग्रुप से, अपने जितने भी अलग अलग सोशल ग्रुप से, उनके बीच में पावर शेयर हुई, तो वहाँ गृह युद्ध नहीं हुआ, ठीक है, यानी वायलेंस नहीं हुआ। इट इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ये एक अच्छा तरीका है, ये राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका, एक अच्छा पॉइंट है। Imposing the will of the majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of nation। तो अगर, और ये भी है कि अगर आप क्या करते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो विल्स हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, किसी दूसरी कम्युनिटी पर अगर लागू करेंगे, अगर आप उनके ऊपर थोपेंगे, तो क्या होगा, शुरू में तो ऐसा लगता है कि वो ठीक है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पे बात करें, लंबे समय के लिए बात करें, तो आगे चल के जो देश की यूनिटी है, यानी देश की जो एकता है, वो कमजोर हो जाएगी, ठीक है, अंडरमाइन हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसीलिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। Acts as a check against the abuse of power, making it harder for any single entity to dominate and oppress others। शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ एक जांच के रूप में पावर शेयरिंग जो है वो काम करता है, जिससे किसी भी इकाई के लिए, किसी भी एक पर्सन के लिए, किसी भी एक टाइप ऑफ पर्टिकुलर आदमी के लिए दूसरों पर हावी होना और उन पर अत्याचार करना कठिन हो जाता है, वो नहीं कर सकता। पावर अगर शेयर्ड है देश में तो ऐसा नहीं होगा। तो यही कुछ रीजन थे जिनकी वजह से पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल है, वो वांछनीय है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस द मेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इंडिया में, भारत में मुख्य भूमि उपयोग पैटर्न पर चर्चा करें। मतलब इंडिया में किस तरीके का पैटर्न यूज होता है लैंड का, लैंड कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है। तो इन इंडिया में, भारत में लैंड इज प्राइमरी यूज फॉर एग्रीकल्चर। जैसा हम जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है ना, कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर इंडिया का एक बहुत बड़ा सोर्स है ना। तो यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज विद नियरली 60% ऑफ कंट्रीज लैंड एरिया डिवोटेड टू फार्मिंग। और हम देखेंगे अगर 60% कंट्री का पूरा जो एरिया है लैंड का, वो फार्मिंग के लिए डिवोटेड है ऑलरेडी, ठीक है। जो लगभग 60% भूमि क्षेत्र खेती के लिए समर्पित है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। और जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा जो फूड प्रोड्यूसर है, सबसे वर्ल्ड के सबसे बड़े जो फूड प्रोड्यूसर उनमें से एक है। एंड एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंट्री। और कंट्री की जो इकोनॉमी है, कंट्री की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, उसमें एक एग्रीकल्चर का एक बड़ा पार्ट है, जो कृषि है उसका एक बड़ा पार्ट है, एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। दूसरे यूजेस क्या हैं लैंड के इंडिया में? फॉरेस्ट्री और ग्रेजिंग में आ जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट्री यानी जंगल में, और वन, और ग्रेजिंग यानी चरागा में आ जाते हैं, चरने वाली जो जगहें होती हैं जहाँ पर जो भी हमारा कैटल है वो चरता है, ग्रेज करता है।
विच मेक अबाउट 15% ऑफ कंट्रीज टोटल लैंड। कंट्री का टोटल लैंड का 15% है लगभग, और कम से कम 5% से भी कम इंडिया का लैंड जो है वो अर्बनाइज्ड है, मतलब वहां पर शहरीकरण हो रखा है, शहर बने हुए हैं। ऑल्दो दिस फिगर, लेकिन ये जो फिगर है 5% का, ये धीमे धीमे ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डे बाय डे। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक उदाहरण लें एग्रीकल्चर का, तो पंजाब और हरियाणा में आप देखेंगे तो वो व्हीट और राइस उगाते हैं, जबकि गुजरात महाराष्ट्र जो है वो कैश क्रॉप्स उगाते हैं। कैश क्रॉप्स माने जो नकदी फसलें होती हैं, जो जिनसे कुछ ना कुछ बनता है, जैसे कॉटन है, कॉटन से कपड़े बन जाते हैं, शुगर केन है, शुगर बनती है, ठीक है, और भी बहुत सारे शुगर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये था लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, गारंटी एक्ट, ठीक है। नरेगा के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, नरेगा क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2005 में ये लागू हुआ था, ठीक है। नरेगा 2005 इज अ लॉ विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक तरीके का नियम था जो गवर्नमेंट वाज अ लॉ, ठीक है, वाज अ लॉ which was implemented by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट के थ्रू जो लागू किया गया था। इट इज रेफर्ड टू एज राइट टू वर्क, इसे राइट टू वर्क भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गारंटी करी गई थी, सरकार गारंटी देती है कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एक साल में। जितने भी लोगों को के पास काम नहीं है उनको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिलेगा। फॉलोइंग आर द, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके अलग अलग उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य टू इंक्रीज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, लोगों की जो इनकम है, जो उनकी आय है, और उनको रोजगार देना, सिंपल सी बात है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया था, लेकिन उसको इंक्रीज किया 625 डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन और आज के टाइम पे वो 644 डिस्ट्रिक्ट में ये लॉ चल रहा है। नरेगा एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डेज, ठीक है। और जो नरेगा है वो 100 दिन का रोजगार प्रदान करने का वादा करती है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती, इफ इट फेल्स टू डू सो, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू पीपल, वो बेरोजगारी भत्ता देगी लोगों को। अगर वो 100 दिन का काम नहीं दे पा रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही, तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, यानी उनको उसका पैसा मिलेगा। तो ये था नरेगा के बारे में एक शॉर्ट सा नोट, ठीक है। और अगर आपको पढ़ना है तो चैप्टर में और भी बातें नरेगा के बारे में दी गई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं वहां पर जाके। उसके बाद है व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी, ठीक है। संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है। रिसोर्स के बारे में पता होगा, जो हमारे देश में अलग अलग संसाधन रिसोर्स हैं, लकड़ी कह लो, ठीक है, जितना भी पानी है और पेट्रोल डीजल, ये सब जो रिसोर्सेज है हमारे पास, ये सब इनकी प्लानिंग करना क्यों नेसेसरी है, कोल है, ठीक है। इसके रीजन बताने हैं। सबसे पहली बात लिखिए, प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले जो प्लानिंग है वो नेसेसरी क्यों है, ताकि हमारे जो रिसोर्स हैं वो यूटिलाइज यानी यूज, उनका प्रयोग सही तरीके से, सही ढंग से हो और वो बचे रहें हमारे, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। रीजंस क्या है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज नॉट सेम ऑल इन ऑल पार्ट ऑफ कंट्री। एक तो सीधी सी बात है कि जो एक तरीके का रिसोर्स है, संसाधन है, वो कंट्री के हर पार्ट में बराबर हिस्से में नहीं मिलता। कुछ रिसोर्सेज किसी हिस्से में ज्यादा है और वही रिसोर्स अगर आप दूसरी जगह देखेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना, ये बात है ना। दूसरा क्या है, रिसोर्सेज, संसाधन, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, यानी गैर नवीकरणीय संसाधनों की बात करें, उनका एक्स्ट्रा केयर उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिन्यू नहीं करे जा सकते, एक टाइम आएगा खत्म हो जाएंगे। और ऐसा हो रहा है ना, आप कोयला देख लो, इंडिया में कोयला कितना, कोल जो है वो खत्म होता जा रहा है। और कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को रिन्यू नहीं कर सकते हम, वो एक बार गया तो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीजें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो एक बार खत्म हो गई तो फिर खत्म है, फिर उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, रिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए एक्स्ट्रा केयर देना जरूरी है, अतिरिक्त देखभाल करना जरूरी है, क्योंकि शॉर्टेज है, डेफिशिएंसी है कुछ रिसोर्सेज की। रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन प्रॉपर, और रिसोर्स प्लानिंग क्या करती है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में मदद करती है, यानी संसाधन नियोजन अपव्यय को कम करके संसाधनों को उचित उपयोग में मदद करता है, ठीक है। रिड्यूसिंग वेस्टेज, और वेस्टेज को कम करना चाहिए हमें, तभी रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से कंडक्ट हो पाएगा। इट टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर नीड्स, और ये क्या करता है, ये भविष्य की जरूरतों का ख्याल रखता है और पर्यावरण को बनाए रख सकता है, सस्टेन द एनवायरनमेंट। तो ये रिसोर्स प्लानिंग इसीलिए जरूरी है, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं, ये 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ गया फॉर द 6 मार्क्स। तभी अब 6 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया है, हु वाज नेपोलियन, नेपोलियन ये 2 मार्क्स का, वेयर व्हाट वर हिज रिफॉर्म्स, उसकी सुधार क्या थे, उसके सुधार क्या थे, ये 2 मार्क्स, और व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ हिज रिफॉर्म्स, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, ये 2 मार्क्स, 2 2 2 तीन पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के 2 नंबर में, तो 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन हो गया। देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट
ऑल्सो नोन एज नेपोलियन फर्स्ट वॉज अ फ्रेंच जनरल, एक फ्रेंच जनरल था, ठीक है, और एक एम्परर था। नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक फ्रांसीसी जनरल और सम्राट भी था, जिसने 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में यूरोप के मैक्सिमम पार्ट्स को कॉन्कर किया था, यानी जीता था, विजय प्राप्त करी थी उन पर। 1804 में जब वो एम्परर बन गया फ्रांस का, उसके बाद नेपोलियन कॉन्कर्ड नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, उसने यूरोपियन कंट्रीज पे सत्ता हासिल करी। डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज, उसने क्या किया, राजवंशों को बेदखल कर दिया, जो राजवंश वहां पर चल रहे थे, राजा महाराजा थे, उनको हटाया, और क्रिएटिंग किंगडम्स, और अपने राज्यों का निर्माण किया, जहां पर उसने अपने परिवार के सदस्य, मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली को प्लेस कर दिया, अपने परिवार के सदस्यों को रखा। ही इंट्रोड्यूस्ड सेवरल लॉज, उसने कई सारे लॉज यानी नियम निकाले, जिसमें था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति की सुरक्षा, एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। और उसने क्या किया, वेट और मेजरमेंट का नया सिस्टम, जो गुड्स और सर्विसेज जो गुड्स होते थे, सामान होता था, उसका जो वेट हुआ करता था, उसका जो वेट नापा जाता था, वो एक अलग तरीके से नापा जाता था, तो उसने वो चेंज कर दिया, उसके डेसिमल सिस्टम्स अलग कर दिए, तो उसने कुछ नए रूल्स और लॉज बनाए। अब उसके बाद क्या बनाए, क्या थे उसके, व्हाट वर रिफॉर्म्स, उसके सुधार क्या थे, तो वो देखते हैं। सबसे पहला जो रिफॉर्म था उसका, वो था नेपोलियनिक कोड। उसने एक कोड बनाया था, नेपोलियनिक कोड, आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है। 21 मार्च 1804 को नेपोलियन इंस्टीट्यूट द नेपोलियनिक कोड, उसने नेपोलियनिक कोड बनाए, अदरवाइज नोन एज द फ्रेंच, इसको फ्रेंच सिविल कोड भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ विच आर स्टिल इन यूज अराउंड द वर्ल्ड टुडे, और अगर आज भी देखें तो उसके कुछ पार्ट्स आज भी यूज में हैं हमारे वर्ल्ड में। क्या किया, इट फॉरबेड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म से ही जो विशेषाधिकार मिलते थे लोगों को, उसको उसने खत्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि गलत भी था, जन्म से अधिकार नहीं मिलने चाहिए। अलाउड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसने रिलीजन का जो फ्रीडम था वो अलाउ कर दिया, सबको अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है। एंड स्टेटेड दैट गवर्नमेंट जॉब्स मस्ट बी गिवन टू द मोस्ट क्वालिफाइड, और कहा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियां हैं, वो उन्हीं को मिलेंगी जो सबसे ज़्यादा योग्य होंगे, क्वालिफाइड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उन्हीं को मिलेंगी, क्योंकि अच्छी बात थी। ये देखिए, सबसे नौकरियां सबसे योग्य लोगों को दी जानी चाहिए, ये लिखा हुआ है। दूसरा क्या किया, अबॉलिश सर्फडम एंड फ्यूडलिज्म, उसने सर्फडम यानी दासता और सामंतवाद को खत्म कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट अबॉलिश सर्फडम एंड फ्यूडलिज्म। सर्फडम का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन है उस टाइम पर जो मेडिवल यूरोप था, उस समय का जो यूरोप था, ठीक है, उस समय पर एक कंडीशन चलती थी, जिसमें एक टीनेंट जो होता था, टीनेंट फार्मर, ठीक है, ऐसे जो फार्मर होते थे, वो एक टाइप की जमीन पे, कोई पर्टिकुलर बंदा है, किसी बड़ी फैमिली का बिलोंग करने वाला एक बंदा है, उसका कोई खेत है, तो वहां पर जो फार्मर शुरू से काम करता आ रहा है, उसे अपना जीवन भर उसी जगह पर, उसी लैंड पर, उसी की लैंड पर काम करना होगा, और उसे पैसे लाकर देने होंगे। ये सर्फडम होता था। देखेंगे दास बनाकर रखा जाता था, एक नौकर की तरह रखा जाता था। मध्य युगीन यूरोप में एक शर्त, जिसमें एक किराएदार किसान होता था, भूमि के वंशानुगत भूखंड और अपने मकान मालिक की इच्छा के लिए बंध जाता था, बंधुआ मजदूर हो जाता था एक तरीके से। और फ्यूडलिज्म में क्या होता था, सामंतवादी में 10वीं-13वीं शताब्दी के यूरोपीय मध्ययुगीन समाजों में प्रणाली थी, एक प्रोसेस था, जहां स्थानीय प्रशासनिक नियंत्रण और इकाइयों, जागीर अगर हम बात करें, हाँ, जागीर में भूमि के वितरण के आधार पर एक सामाजिक पदानुक्रम स्थापित किया गया था, ठीक है, जो जमीन है वो पर्टिकुलर कितने लोगों में बटेगी, उस तरीके का एक सिस्टम था। तो वो इन दोनों सिस्टम्स को इसने खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया, क्योंकि एक अच्छी चीज थी। अफेक्ट क्या पड़ा लोगों पर नेपोलियन के रिफॉर्म्स का, नेपोलियन ने जो सुधार किए उससे क्या अफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। एक तो लीगल इक्वालिटी आ गई, सब में सब बराबर माने गए, ठीक है, कानूनी समानता, सबको समानता मिली, ठीक है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, जो उसने रिफॉर्म्स बनाए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स बनाए, उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता बनी। क्या बनाया, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए, उसने क्या किया, बैंक ऑफ फ्रांस बनाया, ठीक है, जिसने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखी फ्रांस में, फैसिलिटेटिंग बोथ डोमेस्टिक डेवलपमेंट, मिलिट्री कैंपेन्स, मिलिट्री के लिए बहुत सारे काम किए उसने, कैंपेन्स किए। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, और जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, देश का जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रेटर एफिशिएंसी इन गवर्नेंस एंड हेल्प्ड कंसोलिडेट पावर अंडर द सेंट्रल अथॉरिटी, उसकी पावर बढ़ा दी।
केंद्रीय प्राधिकरण के तहत शक्ति को मजबूत करने में मदद करी, ठीक है, जो प्रशासन व्यवस्था होती है उसको मजबूत किया उसने। ये उसके 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, उसके रिफॉर्म से और नेपोलियन कौन था। उसके बाद क्वेश्चन आता है समटाइम्स इलेक्शंस आर अबाउट कास्ट इन इंडिया। सही बात है कि इंडिया में कभी कभी जो इलेक्शंस हैं वो कास्ट पर बेस्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्या रीज़न है, क्यों रहते हैं, और कुछ मेजर्स बताइए, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तरीके बताइए, सुझाव बताइए जिनसे उनको दूर किया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है। तो क्यों हो जाते हैं पहले तो देखते हैं। इंडिया में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हैज बीन अ हिस्टोरिकल एंड डीपली इनग्रेन्ड फिनोमिनन। जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है ये एक हिस्टोरिकल फिनोमिना है, ठीक है। हिस्टोरिकल मतलब पुराने सदी से, आपको पता ही है, जैसे कास्ट सिस्टम पुरानी सदी से चला आ रहा है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। ऐतिहासिक और गहराई से अंतर्निहित घटना रही है, रूटेड इन द कंट्री सोशल स्ट्रक्चर, जिसकी जड़ें देश की सामाजिक संरचना में निहित है, ठीक है। बहुत जड़ें फैली हुई हैं देश में, बहुत सारी कास्ट सिस्टम्स हैं हमारे देश में, बहुत सारी कास्ट हैं। कास्ट आइडेंटिटीज ऑफन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इलेक्टोरल डायनामिक्स फॉर सेवरल रीजन। कुछ कारणों की वजह से ये जो जातिगत पहचान है ये भूमिका निभाती है इलेक्शंस में, यानी चुनावी गतिशीलता में। पहला कारण है हिस्टोरिकल फैक्टर्स, यही हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास से चला आ रहा है। कास्ट डिविजन्स हैव बीन प्रेवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी फॉर सेंचुरीज। कई सदियों से कास्ट सिस्टम, कास्ट डिवीजन चला आ रहा है, ठीक है। ये भारत में समाज में जाति विभाजन सदियों से प्रचलित है। इन्फ्लुएंसिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज में टैप इनटू दीज हिस्टोरिकल डिविजन्स टू मोबिलाइज सपोर्ट। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इसका फायदा उठाती हैं कास्ट सिस्टम का। एक कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट के बंदे को खड़ा करके वो उसी कास्ट के लोगों के सामने उसे खड़ा कर देती हैं और उनको एक वोट बैंक की तरह यूज कर लेती हैं लोगों को, ठीक है, और सपोर्ट लेती हैं कास्ट का यूज करके। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी जैसा भी हमने बताया कि कास्ट प्रोवाइड्स अ रेडिली अवेलेबल आइडेंटिटी फॉर इंडिविजुअल। कास्ट क्या करती है, जाति पहचान की राजनीति, ठीक है, जाति व्यक्तियों के लिए आसानी से उपलब्ध पहचान प्रदान करती है। और राजनेता अक्सर वोट बैंक बनाने के लिए इन पहचानों का फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर 90% ऑफ द पीपल आर फ्रॉम वन कास्ट, एक तरीके के कास्ट से हैं 90% लोग, और एक 10% लोग हैं वहां पर वो कुछ अलग कास्ट हैं, तो वो क्या करेगा, वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव अपना खड़ा कर देगा, ठीक है, जो इस 90% की कास्ट से जुड़ा हुआ होगा। अब 90% कास्ट से जब सेम कास्ट का आदमी खड़ा हो गया तो वो वोट उसे ही देंगे, क्योंकि लोग भी कास्ट ही मानते हैं ज़्यादातर लोग, तो वोट, सो मैक्सिमम 90% वोट इसी कास्ट के बंदे को, यानी उस पार्टी को चला जाता है, तो इससे उनका फायदा होता है और वे लोग जो हैं वोट बैंक बन के रह जाते हैं केवल, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होती है। कास्ट इज ऑफन लाइक टू सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। और कास्ट कुछ लोगों के लिए कास्ट जो होती है वो एक स्टेटस की तरह मानी जाती है, ठीक है, स्टेटस की तरह मानी जाती है, स्टेटस सिंबल होती है। जाति एक को अक्सर सामाजिक आर्थिक स्थिति से जोड़ा जाता है, और कुछ जातियों को ऐतिहासिक रूप से भेदभाव, क्योंकि आपको पता है जैसे दलित की बात इंडिया में होती है तो उनको बहुत टाइम से भेदभाव देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज मिल रहे हैं बहुत टाइम से। Political parties may use promises of upliftment and representation to garner support from these communities। और political parties क्या करती हैं, इन कम्युनिटी से सपोर्ट लेने के लिए इनकी बात कर देती हैं कि आपको ये दे देंगे, फलानी चीज़ दे देंगे, आपको इतना ये फ्रीनेस मिलेगी, ये मिलेगा, तो उनसे सपोर्ट ले लेती हैं उनका यूज़ करके, जबकि उनको देती कुछ नहीं है वो, ठीक है, वादों का उपयोग करते हैं। और आगे, अब इनको खत्म करने के लिए क्या करें, टू एड्रेस द इशू ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एंड प्रमोट अ more inclusive and egalitarian electoral system, various measures can be considered। क्या क्या होना चाहिए, एक तो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लेने चाहिए हमको, ठीक है, यानी शैक्षिक पहल करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए जो जातिगत पहचान के ऊपर राष्ट्रीय पहचान और भावना को बढ़ावा दे। हमको ये ऐसा सिखाना चाहिए शिक्षा में, एजुकेशन में, कि आपके लिए पहले राष्ट्र ऊपर है, ना कि कास्ट ऊपर है, कास्ट बाद में है, राष्ट्र पहले, यानी हमारा कंट्री पहले है, नेशन पहले। एनकरेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनमें ये उनको एनकरेज करना चाहिए वो सोशल हार्मनी को प्रमोट करें, यानी हमारे देश की जो देशभक्ति है उसको प्रमोट करें, ना कि कास्ट सिस्टम को प्रमोट करें। कास्ट सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंप्लीमेंट पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं दैट फोकस ऑन इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज अमंग डिफरेंट कास्ट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब जितने भी लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर में आते हैं उनको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बनाया जाए, ताकि वो
सेम इकोनॉमी पे आ जाए दोनों जो कास्ट हैं, ताकि कास्ट डिफरेंस जो है वो कम हो पाए इकोनॉमी के थ्रू। या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पॉलिटिक्स में सुधार करे जाएं, ठीक है, यानी आर्थिक विकास हो गया। उसके बाद राजनीतिक सुधार, यानी राजनीतिक दलों को पहचान आधारित राजनीति के बजाय व्यापक विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो ऐसा ना करें कि वो सिर्फ कास्ट की बात करें, कास्ट के इशू को हटाकर बाकी देश में इतने भतेरे इशूज हैं, इतने सारे इशूज हैं, उन पर अगर वो बात करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा और ये जो कास्ट सिस्टम है ये धीमे धीमे दूर हो जाएगा। लीगल मेजर्स क्या है? सोशल अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज लाए जा सकते हैं, बहुत सारे लॉ बनाए जा सकते हैं, ठीक है, एनकरेज ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन पॉलिटिकल फंडिंग टू मिनिमाइज कास्ट बेस्ड कंसिडरेशन। ये जो फंडिंग होती है, पैसा जाता है लोगों के पास, ठीक है, कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, जब इलेक्शन होता है तब पैसा खूब बढ़ता है, तो कहाँ जा रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है, किसको पैसा दे रहा है, ठीक है। अवेयरनेस फैले, कैंपेन चलाए जाएं, प्रमोट आइडिया ऑफ यूनिफाइड एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, एनकरेज कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव चलाया जाए दैट ब्रिजेस गैप्स बिटवीन डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट के बीच में गैप्स कम हो जाए, ठीक है। या फिर इलेक्शन में सुधार किया जाए, इलेक्शन में क्या सुधार किया जाए, इंट्रोड्यूस मेजर्स सच एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू एंश्योर बेटर रिप्रेजेंटेशन of diverse groups of legislatures, explore the possibility of state funding for elections to reduce the influence of money and caste consideration। में अगर देखेंगे तो लिखा हुआ सामाजिक जागरूकता का अभियान चलाएं, ठीक है, समुदाय आधारित पहल को प्रोत्साहित करें जो विभिन्न जातियों के बीच ये वाला है, जाति आधारित विचारों को कम करने के लिए राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता, वही बारी बात जो कर रही है, जो पैसा किसके पास जा रहा है, कौन किसे पैसा दे रहा है, किस कास्ट को पैसा जा रहा है, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जवाबदेही, और जवाबदेही की बात हो कि कौन कहाँ क्या कर रहा है तो उसकी सरकार जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जवाब भी दे। जागरूकता अभियान चलाए जाए, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन्स, ये हो गया, चुनाव सुधार हो गया, ठीक है, धन और जाति के विचारों के प्रभाव को कम करने के लिए चुनाव के लिए राज्य के वित्त पोषण की संभावना का पता लगाएं, कितना वित्त पोषण जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसका पता लगाएं। तो ये थे कुछ मेजर्स जिनसे इसको हटाया जा सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्यों है, 1 सेकेंड समटाइम, तो 3 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 3 में 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे, 3 या 4 पॉइंट उसमें हो जाएगा, आप जो भी इसमें ठीक लगे वो लिख लीजिएगा। अगला है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एक्सपीरियंस कॉजेस। लोकतांत्रिक सरकार अन्य प्रकार की सरकार से बेहतर है, इसके कारणों को स्पष्ट करें। जो लोकतंत्र के बारे में आपको पता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है, फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल, ठीक है, लोगों के लिए, जो सरकार सिर्फ लोगों के लिए काम करती है, लोगों से बनी होती है, ठीक है, वो डेमोक्रेसी में आती है, ठीक है, लोकतंत्र में आती है। तो इसके ये दूसरी गवर्नमेंट से बेहतर क्यों है, डिक्टेटरशिप या और अलग तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं, उनसे क्यों बेहतर है, इसके कॉजेस बताने हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड बेटर देन अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू सेवरल रीजंस, कुछ रीजन से। पहला, एक तो सिटीजन एम्पावरमेंट है, जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उसको शक्ति मिलती है, एम्पावर रहता है। रीजन क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एम्पावर सिटीजन्स बाय गिविंग देम राइट टू वोट, सभी के पास राइट टू वोट है, वोट करने का अधिकार है, हम किसी भी सरकार को वोट देके बना सकते हैं या किसी की सरकार को हटा सकते हैं। पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हमें पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है, हमारे पास पावर आती है। अफेक्ट क्या होता है, फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप, हमारे अंदर एक सेंस आ जाता है ओनरशिप का कि हम एक सरकार के ओनर हैं, है ना, उस सरकार को बनाया हमने, सरकार हमारे लिए काम कर रही है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, सभी के इंडिविजुअल जो राइट्स हैं, सभी को जो अधिकार मिले हुए, मानवाधिकार मिले हुए हैं, वो प्रोटेक्ट रहते हैं, बचे हुए रहते हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, लॉ का रूल होता है, कोई एक बंदा रूल नहीं करता, लॉ का रूल होता है, जो लॉ है सबको उसे मानना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी आदमी हो, चाहे वो प्राइवेट या कोई भी आदमी हो, उसको लॉ मानना होगा। रीजन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ऑपरेट अंडर द रूल ऑफ लॉ वेयर एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू लीगल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मतलब पारदर्शिता रहनी चाहिए, सरकार क्या कर रही है, किस तरीके का लॉ पास कर रही है, उसकी हर चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही, जो सरकार कर रही है अगर वो गलत कर रही है तो अगर हम सवाल पूछेंगे तो उसे जवाब देना पड़ेगा सरकार को। तो ये डेमोक्रेसी का एक अच्छा फीचर है। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, और जो पावर है, जो सरकार है, उसका ट्रांसफर आराम से हो जाता है बाई इलेक्शंस। ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। जैसे अगर डिक्टेटरशिप होती तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक बंदा बैठा हुआ है, वो रूल कर रहा है, अगर दूसरे को आना तो उसे उसको मारना पड़ेगा, तख्ता पलट कहते हैं उसको, तख्ता पलट कर देना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तब वो बैठेगा। लोगों का इसमें कोई काम ही नहीं है, लोग उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता,
डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सरकार बनती कैसे? इलेक्शन से बनती है। इलेक्शंस होंगे, पीसफुली होंगे और वो सरकार बदलनी होगी तो लोगों के थ्रू बदल जाएगी, नहीं बदलनी होगी तो वही बन जाएगी। तो ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है, ठीक है, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। हिंदी में देख लेते हैं। नागरिक सशक्तिकरण, ठीक है, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, कानून का शासन रहता है, जवाबदेही और पारदर्शिता रहती है और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो जाता है। लोकतंत्र चुनाव के माध्यम से सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण की अनुमति देता है। और उसके बाद दैट्स इट। ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पेपर में हो सकता है आ जाए 2024 में। 2023 में ये क्वेश्चंस आए थे, इनमें से जरूर एक दो क्वेश्चन तो पक्का है जो रिपीट अलग तरीके से हो सकता है, तो आप उसमें भी ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इट।